नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है फिरोज तुगलक का प्रशासन और जनहितकारी। इस पे अध्ययन करने से पहले हम फिरोज तुगलक के प्रारंभिक जीवन का अध्ययन करें। फिरोज तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था और वह सुल्तान मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था और मोहम्मद तुगलक को उसे विशेष प्रेम था। उसकी माँ पूर्वी पंजाब के हिसार ज़िले में स्थित अबोहर के भट्टी राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी और यह विवाह बलपूर्वक किया गया था। यह विवाह बलपूर्वक करवाया गया था और फिरोज तुगलक में हम देखते हैं कि मुस्लिम और राजपूत खून का सम्मिश्रण था। उसे उचित प्रकार से शिक्षा दीक्षा दी गई। एक राजकुमार की भांति उसका पालन पोषण हुआ। युद्ध विद्या शासन कला से वह निपुण था और लेकिन उसमें एक उत्तम सेना नायक के गुण नहीं थे। उसके राज्यारोहण के बारे में कहा जाता है कि 20 मार्च 1351 में ठट्टा में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज तुगलक वहाँ शाही खेमे में उपस्थित था। शाही फौज पर उसका घोर संकट था और एक छोटा सा दल सुल्तान के अल्पवयस्क भांजे के पक्ष में था, पर कुछ अमीरों जिनकी संख्या उसके पक्ष में थी ने जोर दिया कि हम एक प्रौढ़ व्यक्ति को सुल्तान बनाना चाहते हैं और जो इस अराजकता की व्यवस्था से निपटकर एक व्यवस्था को स्थापित कर सके। तो इसलिए फिरोज तुगलक की दृष्टि उन लोगों पर पड़ी, लेकिन वह एकांत प्रिय था और धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए पहले उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 22 मार्च 1351 को ठट्टा के निकट शाही खेमे में उसका राज्याभिषेक हुआ। इधर मोहम्मद तुगलक के नायब ख्वाजा जहां ने एक लड़के को मोहम्मद का पुत्र व उत्तराधिकारी बताकर सिंहासन पर बैठा दिया। सेना के ठट्टा से मुल्तान पहुंचने पर फिरोज ने अमीरों और इस्लामी जो विधि विशेषज्ञ थे उनसे परामर्श किया और अमीरों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मोहम्मद तुगलक के कोई पुत्र जीवित है। ख्वाजा जहां ने बाद में समर्पण कर दिया और उसकी पुरानी स्वामिभक्ति को देखकर फिरोज तुगलक ने उसे क्षमा कर दिया और समाना की जागीर में जाने की आज्ञा दे दी, किंतु सुनम और समाना के सूबेदारों शेर खां के अनुयायियों ने उसका वध कर दिया। सर वुल्जले हेग का मत है कि ख्वाजा जहां ने जिस लड़के को सिंहासन पर बैठाया था वह मोहम्मद का कल्पित नहीं अपितु औरस पुत्र था, इसलिए फिरोज का सिंहासन ग्रहण करना नियम विरुद्ध है। लेकिन दूसरे अधिकांश इतिहासकार उनके इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं और यह कहते हैं कि वह सिंहासन का अपहरणकर्ता नहीं था अपितु वह चुना गया था। रामप्रसाद त्रिपाठी का कथन है कि फिरोज तुगलक के सिंहासन रोहण ने निर्वाचन की सिद्धांत की पुष्टि की, जिसका धीरे धीरे महत्व घट रहा था। और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आया है कि सल्तनत काल में ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसका चयन या जिसका निर्वाचन के द्वारा सिंहासन पर बैठा। तो फिरोज तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जो निर्वाचन की पद्धति से सुल्तान बना था सल्तनत काल में। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अतिरिक्त उसने 2 नए सिद्धांत प्रतिपादित किए इस घटना ने कि सुल्तान यदि ऐसी माता से उत्पन्न हुआ है जो अपने विवाह के पहले गैर मुस्लिम रह चुकी है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि हम देखें फिरोज तुगलक की माँ हिंदू थी। दूसरा, सुल्तान प्रसिद्ध सैनिक रह चुका हो यह भी संभव नहीं, क्योंकि फिरोज तुगलक कोई महत्वपूर्ण सैन्य सफलता नहीं प्राप्त कर चुका था। तो एक तो महत्वपूर्ण सैनिक नहीं था और उसकी माँ हिंदू थी। तो दोनों ही दृष्टियों से यह एक अपवादपूर्ण घटना थी कि फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। अब हम देखेंगे दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद उसकी गृह नीति
किस प्रकार से थी या उसकी शासन व्यवस्था को उसने किस प्रकार से संचालन किया। अपने शासन के प्रारंभिक 7 वर्षों में वह केवल 13 दिन राजधानी में रहा था, फिर भी उसके जो वजीर था मलिक मकबूल, उसने उसके शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया और मलिक मकबूल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को ही उसने वजीर बनाया और जिससे हमें लगता है कि वजीर की शक्तियों में इस काल में वृद्धि हुई। फिरोज तुगलक ने अगस्त 1351 के अंत में राजधानी में प्रवेश किया और ख्वाजा जहां को हटाकर मलिक मकबूल, जो एक तेलंगाना का ब्राह्मण था और कुछ समय पहले ही मुसलमान हो गया था, को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे खाने जहां की उपाधि दी। उसने प्रजा को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण राजकीय ऋण को चुका दिया, अर्थात माफ कर दिया। ख्वाजा जहां द्वारा अपने उम्मीदवार की स्थिति दृढ़ करने के लिए जो धन राजकोष से लुटा दिया गया था, उसे भी उसने वापस प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। फिरोज को जनता और कट्टर सुन्नी मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। वह उनका धीरे धीरे विश्वास पात्र बन गया। फिरोज को अपने को राज्य का ट्रस्टी मानता है और जनता की भलाई के लिए वह अपने आप को जिम्मेदार मानता है। उसने सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत की पुनः स्थापना की। उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसको हम सांप्रदायिक कह सकते हैं। इस प्रकार फिरोज ने सच्चे इस्लामी शासक के आदर्श पर पहुंचने का प्रयास किया और उसने 2 रूपों में जीवन बिताया, राज्य की संपूर्ण जनता के लौकिक शासक के रूप में और दूसरा मुसलमान जनता के लौकिक व धार्मिक शासक की हैसियत से। उसने कुछ हद तक प्रजा की भौतिक उन्नति करने व इस्लाम की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन फिरोज तुगलक में उच्च कोटि की सैन्य प्रतिभा व एक सुल्तान का जो प्रतिष्ठा होती है, एक सुल्तान की जो रौब होता है, उसका उस शक्ति का उसमें अभाव हमें देखने को मिलता है। अब उसकी राजस्व नीति किस प्रकार से थी, उसकी राजस्व नीति पे हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो उसने कार्य किया कि अकाल के समय जो ऋण दिए गए थे उन ऋणों को उसने माफ़ कर दिया। उसने जनता के घावों को भरने के लिए और आर्थिक मदद करने के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा दिए गए तकाबी ऋण को रद्द कर दिया। उसने अपने पदाधिकारियों के वेतन बढ़ाए। राजस्व विभाग के अधिकारी और प्रांतीय सूबेदार जब सुल्तान के दरबार में आय व्यय का हिसाब देने जाते थे, उन पर अनुचित शारीरिक दबाव डाला जाता था कि आपने गलत विवरण दिया है या उनको मार कूट कर उनसे सही बातें उगलाई जाती थी। फिरोज ने इस घृणित प्रथा को बंद कर दिया। राज्य की आय व्यय का उसने लेखा तैयार कराया। फिरोज ने यह एक महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इससे पूर्व जो मोहम्मद तुगलक के समय प्रांतों की आय व्यय का लेखा तैयार करने की आज्ञा दी थी, लेकिन फिरोज ने पूरे राज्य की आय व्यय का लेखा तैयार करने की आज्ञा दी और उसने आय का आनुमानिक विवरण तैयार करवाया और यह कार्य उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन नामक एक राजस्व अधिकारी को सौंपा। हिसामुद्दीन ने संपूर्ण प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण करके 6 वर्ष के कठोर परिश्रम से राज्य की खालसा भूमि जो केंद्र के अधीन होती है का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका निश्चित किया और इन आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिरोज के संपूर्ण शासनकाल में इतनी ही आय होती रही। तो एक ये वैज्ञानिक निर्णय था और उसने राज्य के आय व्यय का ब्यौरा तैयार करा दिया था। दूसरा, उसने भूमि की नाप उपज के आधार पर राजस्व का अनुमान नहीं लगाया गया, बल्कि उसका आधार अंदाज, अनुमान, स्थानीय जानकारी और राजस्व विभाग का पुराना अनुभव था। फिरोज ने भूमि की नाप के आधार पर राजस्व करने की जो वैज्ञानिक प्रणाली जिसको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था, उस प्रणाली को उसने त्याग दिया। यह एक गलत निर्णय हो सकता है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की जो भूमि के नाप के
नाप के आधार पर भू राजस्व निश्चित किया जाता था, उसने इस प्रणाली को त्याग कर अनुमान के आधार पर या जो अनुमान लगाया जाता है उसके आधार पर, स्थानीय जानकारी के आधार पर या पुराने अनुभव के आधार पर भूमि कर वसूलने की प्रथा को प्रारंभ कर दिया वापस। उसका एक सुधारवादी निर्णय यह था कि सुल्तान ने 24 जो क्रष्टपद कर थे, जिसमें मकान कर, चारागाह कर, जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय से लगाए गए थे, उन 24 कष्ट देने वाले करों को या कष्टप्रद करों को उसने हटा दिया। उसने भू राजस्व के संबंध में राज्य की जो मांग थी या भू राजस्व जो था उसने कम कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के समय हो सकता है 1/2 भू राजस्व लिया जाता रहा, और लेकिन उसने 1/2 भू राजस्व 1/3 कर दिया। और सूबेदार को उसने एक और घृणित प्रथा को समाप्त कर दिया। सूबेदार को अपनी नियुक्ति के समय और प्रतिवर्ष भेंट के रूप के समय कुछ धन राज्य को देना पड़ता था, जिसका बोझ वास्तव में जनता पर पड़ता था। फिरोज ने इस हानिकारक प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से उसने कुछ कष्टप्रद करों को हटाया, भू राजस्व को कम कर दिया और जो घृणित प्रथाएं थी उसका समाप्त उसने की। कुरान के नियम के अनुसार उसने केवल 4 कर लगाए। पहला जो कर था जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। दूसरा खराज, जो हिंदू पर लगने वाला भूमि कर था। तीसरा ज़कात, जो मुस्लिम धार्मिक कर था। और चौथा खम्स, जो लूट में से लिया जाने वाला कर था। खम्स में लूट में आए जो कर था उसमें मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन ने 4/5 80% जो 80% जो है वह सुल्तान के लिए रखा था, जबकि सैनिकों के लिए उन्होंने 1/5 यानी 20% रखा था। लेकिन जो फिरोज तुगलक है उसने इस शरीयत की प्रथा के अनुसार वापस सैनिकों का भाग 80% कर दिया और उसमें सुल्तान का भाग 20% कर दिया। तो सैनिकों के लिए अच्छा हो गया। फिर हम देखते हैं कि उसने सिंचाई कर जो लगाए, उसने उपरोक्त 4 करों के अलावा उलेमा की स्वीकृति से सिंचाई कर भी लगाया, जो उन किसानों को देना पड़ता था जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। इसकी दर उपज का 1/10 यानी 10% होता था। राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारियों को निश्चित धन से अधिक वसूल करने पर कठोर दंड दिया जाता था और राज्य की ओर से उन्हें जागीर और भत्ते के रूप में पर्याप्त वेतन मिलता था। फिरोज तुगलक ने आंतरिक व्यापार को मुक्त करने के लिए उन पर से अनेक कर हटा दिए। इन उपाय से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई और इस वृद्धि के कई कारण थे। फिरोज तुगलक के काल में पहले से अच्छी खेती की गई व उत्तम फसलें बोई गई। सिंचाई कर से 1/10% की 10% वाली आय होने लगी और फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बागों से होने वाली आय। फिरोज को बागों का बड़ा शौक था और उसने दिल्ली के आसपास फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए और उनसे राज्य को प्रतिवर्ष 1,80,000 टका की वार्षिक आय होने लगी, जिससे दिल्ली की खाद्य समस्या तो दूर हुई और राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। तो इन सब उपायों से व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, जनता में समृद्धता आई और राज्य की आय में वृद्धि हुई। चश्मे शिराज अफीक ने लिखा कि फिरोज की लाभदायक राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप जनता के घर अन्न, संपत्ति, घोड़े, फर्नीचर आदि से घर भर चुके हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में सोना व चांदी है। कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूषण न हो और न ही कोई ऐसा घर था जिसमें अच्छे पलंग व दीवान न हो। धन खूब था और सभी लोग आराम से रहते थे। इस युग में राज्य को आर्थिक दिवालियापन का सामना नहीं करना पड़ा था और दोआब से 80 लाख टका की आय होती थी और दिल्ली का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका तक पहुंचता था। तो हम देखते हैं कि फिरोज की जो ये नीति थी
इसमें काफ़ी राज्य की आय बढ़ी, लेकिन उसकी राजस्व नीति के कई दोष भी थे। पहला जो दोष था, उसने इजारेदारी की प्रथा को बढ़ावा दिया। भूमि कर वसूल करने की जो प्रथा थी, उस भूमि कर को ठेके पर वसूल करने की जो प्रथा इजारेदारी की प्रथा कहलाती है, उसने भूमि कर वसूल करने का कार्य ठेके पर देना प्रारंभ कर दिया, जिसको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने समाप्त करने का प्रयत्न करा था और उसे फिरोज तुगलक ने प्रोत्साहन दिया। उसने जागीरदारी प्रथा को भी, फिरोज तुगलक ने इजारेदारी की प्रथा को बढ़ावा तो दिया, उसके साथ ही अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक द्वारा सैनिकों को नगद वेतन देना जो प्रारंभ किया गया था, फिरोज तुगलक ने सेनापतियों, सैनिकों व असैनिक जो पदाधिकारी थे उनको जागीर के रूप में वेतन देने का नियम बना दिया। नेक्स्ट जो एक उसने फिरोज तुगलक ने कार्य किया कि उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर को वसूला। जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों अर्थात जिम्मियों से लिया जाता था, लेकिन फिरोज धर्म के विषय में अत्यधिक कट्टर था, इसलिए उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर को वसूला। तो सल्तनत के इतिहास में पहला सुल्तान था फिरोज तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अब उसने सिंचाई व्यवस्था की स्थापना की, जैसे कि हम देखते हैं कि उसने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। उसकी आज्ञा से 5 महत्वपूर्ण नहरें खोदी गई। पहली नहर जो सबसे महत्वपूर्ण नहर है, यमुना नदी से पंजाब के हिसार तक खोदी गई, जिसकी लंबाई 150 मील थी। दूसरी नहर सतलज नदी से घग्गर नदी तक खोदी गई, जिसकी लंबाई 96 मील। तीसरी मांडवी या सिरमौर की पहाड़ियों से आरंभ होकर हांसी तक खोदी गई। चौथी नहर घग्गर से नवस्थापित नगर फिरोजाबाद तक खोदी गई और 5वीं नहर यमुना से फिरोजाबाद तक खोदी गई। तो इस तरह उसने सिंचाई के लिए इन 5 महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 160 कुएं खुदवाए और 2 जो उसकी सबसे बड़ी नहरें थी जो 160 मील के विस्तृत प्रदेश को खींचती थी। तो इसके परिणाम स्वरूप दोआब ने 52 नई बस्तियां बस गई। लोग बाहर से आकर रहने लगे। नहरों से सींचे गए प्रदेशों में गेहूं, गन्ना, मसूर व अति उत्तम फसलें बोई गई और फल उत्पन्न किए जाने लगे, जिससे राज्य की आय तो बढ़ी, समृद्धा जनता में सुख समृद्धि भी बढ़ी। अब उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य हम देखें तो उसने अनेक नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें फिरोजाबाद, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि महत्वपूर्ण नगर थे। यह कहा जाता है कि लगभग उसने 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें वे गांव भी होंगे जो कृषि की उन्नति व प्रोत्साहन के स्वरूप पुनः बस गए होंगे, हो सकता है। तो उसने 4 मस्जिदों, 30 महल, 200 काफिला सरायों, 5 जलाशयों, 5 अस्पतालों, 100 कब्रों, 10 स्नानगृहों, 10 समाधियों और 100 पुलों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया कि वह जो मौर्य सम्राट अशोक था, उनके 2 स्तंभ लेखों को, 2 स्तंभों को वह उठवाकर दिल्ली ले आया। एक खिजराबाद से लेके आया और एक मेरठ से लेके आया। और फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए। उसकी न्याय प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि वह एक न्यायप्रिय शासक था और उसकी न्याय प्रणाली शरीयत के कानून पर आधारित थी। इस्लाम परिपाटी के अनुसार मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था और काजी फैसले देता था। सच्चाई मालूम करने के लिए उसने प्रचलित शारीरिक यातना देने की प्रथा को उसने बंद कर दिया था। फिरोज तुगलक दयालु व्यक्ति था और वह कभी कभी अपराधियों को बहुत हल्की सजाएं सुना दिया करता था। उसने एक रोजगार का दफ्तर भी खोला और बेकारों का लेखा जोखा, उनकी योग्यता अनुसार काम की व्यवस्था करने की व्यवस्था जिसमें की जाती थी। उसने एक दीवान खैरात दानशाला की भी स्थापना की। इस विभाग में
मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए, विधवाओं व अनाथों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। मुसलमान लड़कियों का विवाह करवा दिया जाता था, विधवाओं को पुनः बसा दिया जाता था, अनाथों को सहायता दी जाती थी। तो इस तरह से दीवान खैरात की स्थापना की गई। एक दारुल शफा खैराती अस्पताल की भी फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापना की गई और उसमें कुशल हकीम रखे गए। तो इस दारुल शफा में रोगियों की औषधि का प्रबंध होता था व मुफ्त भोजन दिया जाता था। फिरोज़ तुगलक को विद्या में भी विशेष रुचि थी, उसको विद्या प्रेम था, वह विद्वानों को आश्रय दाता था। उसने अनेक पाठशालाएं खोली, मदरसे खोली, मस्जिदों की स्थापना की। उसको इतिहास से बड़ा विशेष प्रेम था। ज़ियाउद्दीन बरनी व चश्मे शिराफ अफ़ीक ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं वो उसी के संरक्षण में रह के लिखे, और बरनी द्वारा 2 रचित ग्रंथ है, फतवा जहांदारी और तारीख फिरोज शाही, जो उसी के शासनकाल में लिखे गए हैं। फिरोज़ तुगलक स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था और उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी फतूहात फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। कांगड़ा की विजय के बाद संस्कृत ग्रंथों का एक विशाल पुस्तकालय उसके हाथ लगा था और उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में ही अनुवाद करवाया। उनमें से एक था दलाइल फिरोज शाही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने जनकल्याण कार्य किए, न्याय प्रियता के कार्य किए, उसका प्रशासन सल्तनत काल में अच्छा था, उसको सल्तनत कालीन अकबर की संज्ञा भी दी जाती है। इस तरह से तो हम देखते हैं कि फिरोज़ तुगलक ने अपने शासनकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। कुछ कार्य उसके प्रतिक्रियावादी थे तो कुछ कार्य उसके सुधारवादी थे। जो 1351 से 1388 का काल है फिरोज़ तुगलक का, वह सल्तनत कालीन अकबर भी उसे कहा जाता है। धन्यवाद।